नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, सितंबर में विदेश दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले। आपको बता दें, सांसदी बहाल होने के बाद ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें, बीते समय राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहीं आपको बता दें, फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम के दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं, जहां पर यूरोपियन यूनियन के नेताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रवासी भारतीयों से भी राहुल गांधी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको बता दें, उनकी ये यात्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप दौरे की होगी, जहां पर आपको बता दें वो यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रवासी भारतीयों से भी राहुल गांधी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय देशों बेल्जियम के ब्रुसेल्स, नॉर्वे के ओस्लो और फ्रांस के पेरिस का दौरा करेंगे। साथ ही यूरोपीय संसद भी जाने वाले हैं। वहीं यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ राहुल गांधी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी राहुल गांधी की मुलाकात होगी और विश्वविद्यालय के छात्रों से भी राहुल गांधी की बातचीत का एक कार्यक्रम तय किया गया है। राहुल गांधी बीते समय अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां पर उनके कुछ बयानों को लेकर काफी बवाल देखने को मिला था। अब आपको बता दें, राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में यूरोपीय देशों का दौरा करने वाले हैं, जहां पर फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम का राहुल गांधी दौरा करते हुए नजर आएंगे। हापुड़ के साइबर सेल और थाना पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस टीम ने जिंदा लोगों का फर्जी मित्र प्रमाण पत्र बनाकर धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जिंदा लोगों का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर की रिप्लेस सिम निकलवाकर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो धोखाधड़ी किया करते थे। तो वहीं गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बंटी बबली सहित 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2.5 लाख की नकदी, 5 मोबाइल फोन, बैंक की मुहर, वहीं भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत मृत्यु प्रमाण पत्र और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद की है। तो वहीं एसपी ने बताया कि हापुड़ के रहने वाले भगीरथ का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ये लोग डुप्लीकेट सिम निकलवाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर हापुड़ की साइबर सेल टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार कर इनके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। हापुड़ से पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई, जहां पर 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। ये साइबर ठग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से धोखाधड़ी किया करते थे। सहारनपुर में शुक्रवार की देर रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता अभिषेक पंडित को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली बाएं हाथ में लगी है। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दिल्ली रोड के मेडिग्राम में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर एसएसपी और आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने घायल से मामले की जानकारी ली। खबर सहारनपुर से सामने, जहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता को गोली मारी गई, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, खबर सहारनपुर से सामने है, जहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता को गोली मार दी गई, जिनकी फिलहाल हालत चिकित्सकों की निगरानी में। आपको बता दें, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर के लक्षणपुर गांव में सर्पदंश से 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि घर में सो रहे बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिस वजह से
अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम का माहौल देखा गया। खबर सिद्धार्थनगर से सामने है, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। ये मौत सर्पदंश के चलते हुई। जब बच्चा घर में सो रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वहीं बच्चे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। फिलहाल परिजनों में शोक का माहौल है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस से अलग हुए अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस राजनीति करती हैं। वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जनता पार्टी आदिवासियों के हमेशा विरोध में रहे हैं। उनको नक्सली बता के जेल में ठूसे, उनके साथ मारपीट के, फर्जी एनकाउंटर किए, गोलियों से भुने, उनकी ज़मीनें छीनी, तो सब उसके अधिकार छीनने का भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के इस्तीफे के बाद सियासत छिड़ी है। अरविंद नेताम ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर आदिवासी के लिए काम न करने के आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा आदिवासी के नाम पर कौन काम कर रहा है और कौन सियासत कर रहा है। ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी दिवस मनाया, मगर विपक्ष को रास नहीं आया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर आदिवासियों के नाम पर सियासत का इल्जाम लगाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोरेन सरकार आदिवासियों के हक, हकूक और मान के लिए जिस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं अब इस योजना पर सियासत भी हावी हो रही है, क्योंकि विपक्ष कटाक्ष कर रहा ये कार्यक्रम आदिवासियों के नाम पर मनाया गया। मगर ये सोरेन राज परिवार दिवस था, क्योंकि पोस्टर बैनर में राज्य की महान विभूतियों को होना चाहिए था, मगर कोई था तो फिर सोरेन राज परिवार या विपक्ष सियासी तीर छोड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम ने मंच से आदिवासियों के हक का जिक्र कर एक बार फिर से धर्म कोड की मंच से फिक्र जता डाली और कह दिया कि लाखों धर्मावलंबियों के लिए
अलग धर्म कोड है, मगर देश के 13 करोड़ से अधिक आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं है। आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दयी है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहां गए। जहां एक तरफ इस कार्यक्रम पर विपक्ष ये कहते हुए तंज कस रहा है कि आज के दिन सरकार को धरती पुत्रों के और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों से राज्य की जनता को बताना चाहिए था, मगर सरकार सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति के बारे में बताने का मशगूल है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महोत्सव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासिता एक जीवन शैली की परिचर्चा के दौरान कही अहम बातें। इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आज देश की 125 करोड़ की आबादी, इसमें 13 करोड़ आदिवासी है। इन आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। साफ है कि सरकार आदिवासियों के हक हकूक और सरना कोड का जिक्र एक बड़ा सियासी संदेश इस मंच के जरिए देना चाहती थी, मगर क्या वो सियासी संदेश देने में कामयाब हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसमें 10 अगस्त से चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सभी अपनी कमर कस चुके हैं और जीत का दावा करने में जुट गए हैं। देखिए बागेश्वर उपचुनाव पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस कारण सहानुभूति के जरिए बीजेपी इस सीट पर वोट हासिल कर पाएगी। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से पार्वती दास चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो उनके परिवार से ही उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा का कहना है कि टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जीत का दावा कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को चंपावत उपचुनाव की तरह लड़ेगी और विरोधियों की जमानत जब्त कराएगी। चुनाव के लिए बीजेपी संगठन हमेशा तैयार रहता है।
भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सरकार तैयार है और सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। नहीं, वो पहले से चूंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूं पार्टियों की तरफ से भी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी में अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस कारण इस बार कांग्रेस जीत हासिल करेगी। नहीं, कांग्रेस को पता था, ये अपेक्षित था कि बागेश्वर के उपचुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। इस वजह से हम अपनी पूरी तैयारी करके बैठे थे। 3 नामों का पैनल वहाँ स्थानीय जनता ने और कार्यकर्ताओं ने यहाँ बताया है शीर्ष नेतृत्व को। अब उन 3 नामों पर आखिरी मुहर लगना बाकी है। शीर्ष नेतृत्व जो प्रादेशिक हमारा है और जो राष्ट्रीय है, वो आपस में कम्युनिकेट करके उन तीनों में से एक के नाम पर मुहर लगाएंगे और पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और सबसे पहले आपके सम्मुख रखी जाएगी। बागेश्वर को लेकर सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि बागेश्वर का रण कौन फतह करता है, किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसके सिरमौर सस्ता है और कौन बागेश्वर से विधानसभा पहुंचता है, ये तो अब आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अभय कैंटुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों की तरफ से बनाए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए एक विधेयक पेश किया है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किए हैं। वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का। वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है। 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करते 0 FIR को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान्यवर, हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में
आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको आपको बता दें, क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में पीएम मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए सुनते हैं। के सामने उतार दिया है। साथियों, आज की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब देश के पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं नड्डा जी को और भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभ्यास वर्ग का सिलसिला, जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है, पद प्राप्त करने के बाद भी वो सिलसिला चलता रहता है। अभी बता रहे थे कि सभी पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग 35 जगह पे चल रहा है, जिला परिषद के अध्यक्षों का अभ्यास वर्ग चल रहा है। और अभ्यास वर्ग में हम गेट टुगेदर के लिए नहीं आते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए आते हैं। किसी जिले में हमारे साथी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसमें से सीख करके अपने जिले में लागू करने के लिए आते हैं। हम निरंतर नया सीखना, नई पद्धतियों को जोड़ना, नई आवश्यक दिशाओं की ओर जाना, इसलिए अभ्यास वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत उपयोगी होता है। और मुझे विश्वास है कि जो बातें आपको बताई जाएगी उसके उपरांत जब आप अपने साथियों से गप्पे मारोगे, भोजन के समय, चाय के समय, उनके अनुभव सुनोगे, तब आपको बहुत कुछ नई नई चीजें जानने में मिलेगी कि काम करने का कौन सा तरीका ज्यादा उपयोगी होगा। साथियों, पूर्वी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है। भाजपा के लिए सबसे प्राथमिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर हमेशा अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की हम सबकी विशेष जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ती है, हमें भी अपनी क्षमता बढ़ानी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, आजादी के बाद पूर्वी भारत की जो उपेक्षा हुई है, उसने देश की प्रगति को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हम इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में अगर 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है। और नड्डा जी ने अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्णन भी किया। मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों से खुद भी परिचित हो और अपने क्षेत्र में लोगों को भी इस बदलाव के बारे में बताएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर रहेगा जारी। नमस्कार।